हमारी मेंटल हेल्थ का सही होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी फिजिकल हेल्थ का सही होना। थेरेपी रूम के सीक्रेट से भरी हुई यह हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी हैंडबुक है। डॉक्टर जूली की सिंपल लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस और पावरफुल टेक्निक्स आपको हर चीज का सामना करने में मदद करेंगी, चाहे लाइफ आपकी रास्ते में कुछ भी दे, एंजाइटी को मैनेज करने, क्रिटिसिज्म से डील करने या खराब मूड से लड़ने, सिर्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने, मोटिवेशन को पाने या अपने आप को माफ करना सीखने तक। यह बुक रोजमर्रा के उन मुद्दों से डील करती है जो हम सभी को इम्पैक्ट करते हैं और आसान तथा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Why Did Nobody Tell Me This Before बुक के बारे में, जिसे डॉक्टर जूलियस स्मिथ ने लिखा है। यह ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद मुझे यह फील हुआ कि यह किताब मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। आई एम श्योर आपको भी यह वीडियो देखने के बाद ऐसा ही महसूस होगा। 1994 की फिल्म द मास्क में हीरो जिम कैरी स्टेनली नाम के एक बैंकर की भूमिका निभाते हैं। वो एक लकड़ी का मुखौटा पहनते हैं जिसे गॉड लोकी ने बनाया था। जब वह इसे पहनते हैं तो यह अपने आप उनके सर को आगे पीछे करने लगता है, जिससे उनके काफी सारे मूव्स प्रभावित होने लगते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर उसी मुखौटे की तरह बन जाता है और वो दुनिया को उसी मुखौटे के लेंस के थ्रू देखने लगते हैं। अब हीरो दुनिया को वैसे ही देख पाता है जैसा उसे मुखौटे में से दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज के बारे में नजरिया बदलने का कोई एक तरीका नहीं होता। इसी तरह जब हम उदास महसूस करते हैं तो इस तरह के कुछ विचारों के जाल में फंस जाते हैं। माइंड बॉडी में इमोशन से होने वाले सेंसेशन से यह महसूस करता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। इससे पहले कि आप इसे जान पाएं, यह इमोशंस और थॉट्स आपके आसपास नेगेटिव और सिर्फ रिग्रेट से भरे विचारों को बढ़ाने लगते हैं। आपके आसपास ऐसे नेगेटिव इमोशंस का झुंड घूमने लगता है। अगर आप इन थॉट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं और अपने मूड को लो महसूस करवाने लगते हैं। इस सिचुएशन से डील करने के लिए कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन लेना जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स और उनके मूड पर होने वाले इफेक्ट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें और समझदारी से रिस्पॉन्स करें। शुरुआत में इसे कंट्रोल करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखें, इंसान बहुत पावरफुल है क्योंकि हमारे पास क्रिएटिव थॉट्स सोचने की कैपेसिटी और यूनिवर्सल पावर से कनेक्शन है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एम्पावर्ड महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप किसी चीज से अचानक ही कंट्रोल के बजाय इंस्पायर्ड होने का ऑप्शन चुनते हैं कि उनको कैसे रेस्पॉन्ड करें। ऑथर इसे मैटर कॉग्निशन मेथड कहते हैं। कॉग्निशन थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इससे इस बारे में अवेयरनेस बढ़ती है कि कौन से थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं और वे आपको कैसा महसूस करवा रहे हैं। आप कुछ मिनटों के लिए रुककर यह देख सकते हैं कि आपका माइंड कहां भटक रहा है। आप किसी विचार पर ध्यान देने का ऑप्शन इस तरीके से चुन सकते हैं। ऐसा करने से आप किसी थॉट पर कॉन्शियसली ध्यान भी दे सकते हैं या उसे जाने भी दे सकते हैं और बिना किसी इमोशन के जो आग लगा रहा हो उसे बस देख सकते हैं। ध्यान रखें कि थॉट की पावर इसमें होती है कि आप उस पर कितना ध्यान देते हैं और उसे कितना सच और वैलिड मानते हैं। जब आप इस तरह से अपनी थॉट्स और इमोशंस को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं तो उनके बारे में अवेयर होना शुरू हो जाते हैं कि कौन से यूजफुल हैं और कौन से यूजलेस हैं। इसे समझते हुए शुरुआत करें कि केवल कुछ ही विचार सच होते हैं जो पास के एक्सपीरियंस, नॉलेज, डिजाइन, मेमोरीज और प्रिंसिपल का मिक्सअप होते हैं, जिनसे हम दुनिया को समझते हैं और उसके बारे में अपना नजरिया बनाते हैं। दिमाग का काम आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी बचाना है। इसका मतलब यह है कि यह शॉर्टकट लेता है और हर टाइम अजम्पशन और भविष्यवाणी करता है। ऐसे में माइंडफुलनेस आपके विचारों के ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करने और उस मेंटल मसल को मजबूत करने के लिए एक अच्छा मेथड है जो आपको सिर्फ एक थॉट को नोटिस करने और उस पर रुकने का ऑप्शन चुनने की परमिशन नहीं देता, बल्कि अपने माइंड में चाहे जिस थॉट को कॉन्शियसली सोचने का ऑप्शन देता है। इस बुक में हम इसी माइंडफुलनेस टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि अपने लो मूड को कैसे समझा जाए। मूड फ्लक्चुएशन एक नॉर्मल चीज है। कोई भी हर समय खुश नहीं रह सकता।
हमारी खुशी और दुख इमोशंस से जुड़े होते हैं और इमोशंस ब्रेन के फ्लक्चुएशन से प्रभावित होते हैं, यानी कि आपके माइंड में चल रहे इमोशंस आपकी खुशी और दुख की कंडीशन डिसाइड करते हैं। अगर आप इस तरह सोचेंगे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो इसका असर आपके इमोशंस पर पड़ेगा और आप सैड या लो मूड फील करने लगेंगे। सैडनेस की वजह से हमारी एनर्जी कम होने लगती है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि आप दूसरों से अलग या अकेले रहने की कोशिश करने लगते हैं। अपने गोल्स के लिए काम करने में एक्साइटेड नहीं रहेंगे, जिससे आप उनमें फेल हो सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नेगेटिव फीलिंग से ठीक पहले आप किस बारे में सोच रहे थे? अगली बार उस थॉट को किसी भी पॉजिटिव थॉट से बदलें। उस समय आप किन चीजों पर ध्यान दे रहे थे? अगली बार कॉन्शियसली पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाली चीजों पर फोकस करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इमोशंस से पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। उन बातों को सोचें जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। अक्सर लोग ज्यादा सोचने की वजह से परेशान होने लगते हैं। ऑथर इन्हें 22 थॉट कहते हैं। जनरली इंसान इस तरह के 22 थॉट को सोचते हैं, जैसे कि माइंड को जाने बिना यह अंदाजा लगाते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आज उन्होंने मुझसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। इंप्रूवमेंट करने के लिए सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि वो सच में क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या उन्हें कोई काम है या सच में वो आपको पसंद नहीं करते? ओवर जनरलाइजेशन। जब आप एक बार किसी बात के साथ साबित हो जाने के बाद जनरली अगली बार दूसरी सिचुएशन में भी उसी तरह से सोचते हैं। जैसे कि क्योंकि मैं इस एग्जाम में फेल हो गया हूं, इसलिए मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इंप्रूवमेंट करने के लिए एग्जाम में फेल होने के कारणों को समझें और उनमें सुधार करते हुए आगे एक्शन लें। इगोसेंट्रिक थिंकिंग। जब आप यह अंदाजा लगाते हैं कि दूसरे इंसान के पास आपकी जैसी ही वैल्यूज और नजरिया है, इसलिए उनके बिहेवियर को अपने नजरिए से देखने लगते हैं। जैसे कि आज मैं उनके इंतजार में लेट नहीं हुआ क्योंकि वो भी तो मेरी इतनी केयर नहीं करते। इंप्रूवमेंट करने के लिए बिना जाने दूसरों के बारे में कोई राय न बनाएं, बल्कि उनकी कंडीशंस को समझें। इमोशनल रीजनिंग। जब आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा महसूस करता हूं, इसलिए यह सच है, जैसे कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि मैं उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं खराब पेरेंट हूं। इंप्रूवमेंट करने के लिए सच्चाई को समझें कि जैसा आप महसूस कर रहे हैं क्या सच में वैसा ही है या फिर रियलिटी कुछ और है। मस्ट और शुड्स। जब हम अपनी वास्तविक क्षमताओं और गोल्स से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, जैसे कि मुझे हर दिन परफेक्ट ही दिखना है या मुझे हर दिन सबसे बेस्ट ही करना चाहिए। इंप्रूवमेंट करने के लिए स्किल्स और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही उम्मीदें लगाएं और गोल्स बनाएं। छोटे से शुरुआत करें और एक एक करके बड़े गोल्स को हासिल करने की उम्मीद लगाएं। ऑल और नथिंग थिंकिंग। जब हम एक्सट्रीम यानी कि केवल ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं, जैसे कि अगर मैं 100% हासिल नहीं कर पाता हूं तो इसका मतलब मैं फेलियर हूं, या अगर मैं परफेक्ट नहीं बना तो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयारी और परफॉर्मेंस में अपना बेस्ट दें और बदले में मिलने वाले रिजल्ट से खुश रहें, लेकिन संतुष्ट ना हो। इसका मतलब है कि अपने आज के रिजल्ट से सीखें और बेहतर करने की कोशिश करते रहें। अब हम मोटिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन वह फीलिंग है जिसमें आप कुछ भी करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। मोटिवेशन किसी को भी जन्म से नहीं मिलता है, ना ही यह एक बार मिलने के बाद हमेशा के लिए बना रहता है। ऑथर कहते हैं कि परमानेंट मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए जरूरी कैपेसिटी को डेवलप करते रहें, भले ही कभी आपका मन न करे और थकावट महसूस हो, क्योंकि ताकत से ही मोटिवेशन आता है। इसके लिए प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करें। प्रोक्रास्टिनेशन से कुछ टाइम का तो रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लाइफस्टाइल और चुनौतियों से भरी हो जाती है। परमानेंट मोटिवेशन बनाए रखने के दूसरे तरीके।
एक मजे से काम करें। अगर आप ऐसे काम नहीं करते जिनसे सेंस ऑफ प्लेजर नहीं मिलता, तो आप उन्हें एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आप लो और डिप्रेशन फील कर सकते हैं। 2. अपने पैशन वाले काम को प्रायोरिटी दें और उसमें बेस्ट बनने के लिए एफर्ट करते रहें। 3. अगर कोई काम आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना सकता है, तो उसका इंतजार न करें कि जब आप अच्छा महसूस करेंगे तभी शुरू करेंगे, बल्कि अभी से शुरू करें। जैसा कि हमने पहले जाना, फीलिंग्स हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करती हैं और बिहेवियर से हमारे रिजल्ट डिसाइड होते हैं। मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मूविंग बॉडी, अपनी बॉडी को एक्टिव करें। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग जैसी एक्टिविटीज करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बॉडी सेल्स एक्टिव होते हैं। गोल से जुड़े रहें। अपने गोल को महसूस करें कि जब आप इसे अचीव करेंगे तो कैसी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। विजन बोर्ड बनाएं, अपने गोल की फोटो चिपकाएं और इसे ऐसी जगह लगाएं जहां बार बार आपकी नजर जाती हो। इसे छोटा रखें। शुरुआत में बहुत बड़े गोल सेट करने की गलती न करें। बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें पूरा करने के लिए अपना बेस्ट दें। रेसिस्टिंग टेम्पटेशन, यह एक फैक्ट है कि गोल के बीच में थकावट होगी और उस समय कुछ और करने का मन करेगा। ऐसे में लोग थोड़े समय के रेस्ट को ज्यादा समय तक खींच देते हैं, जिससे गोल अचीव करने का टाइम हाथ से निकल जाता है। फेलियर को लेकर अपनी सोच बदलें। फेलियर को डिमोटिवेटिंग फेस की तरह न देखकर एक लर्निंग स्टेज की तरह देखें। इंप्रूवमेंट के जरूरी पहलुओं को समझें और उनमें सुधार करें। नेक्स्ट टाइम जब आप फेल हो, ऑब्जर्व करें कि आपकी माइंड में सबसे पहले किस तरह के थॉट्स आए, कौन से इमोशंस महसूस हुए, आपने कैसा रिस्पॉन्स किया। फेलियर से सही सीख लेकर आगे बढ़े। यही सबसे अच्छा तरीका है खुद को मोटिवेटेड और सक्सेसफुल बनाए रखने का। अब समझते हैं कि अपनी इमोशंस को कैसे समझें। इमोशंस कभी भी हमारे दोस्त या दुश्मन नहीं होते, ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। हमारे रिस्पांस से डिसाइड होता है कि कोई इमोशन यूजफुल है या यूजलेस। इमोशंस नेगेटिव असर तब डालने लगते हैं जब आप बिना सोचे समझे उन पर विश्वास करने लगते हैं या फिर बिना समझे उन्हें रेजिस्ट करने लगते हैं। इमोशंस को रेजिस्ट करने से वे और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनने लगते हैं। इसलिए इमोशंस पर न तो बिना सोचे समझे विश्वास करें और न ही उन्हें रेजिस्ट करें, क्योंकि इमोशंस फैक्ट्स भी हो सकते हैं और मिसकंसेप्शंस भी। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी पेनफुल इमोशन में हों, तो क्यूरियस बने और अपने आप से सवाल पूछें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए उन्हें ऐसे ही आने जाने न दें, बल्कि उन्हें समझें। इमोशंस को देखें कि वे कैसे हैं और उन्हें समझकर एक हेल्दी इमोशन में बदलने की कोशिश करें। आप अपनी फीलिंग्स नहीं हैं और आपकी फीलिंग्स भी हमेशा आपकी नहीं होती हैं। हर इमोशन आपके मूव करने से होने वाले सेंसेशन से होता है। हर इमोशन आंखों से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह पूरी स्टोरी बताए। अगर कोई इमोशन होता है तो वो इशारा देता है कि आपको आगे क्या करने की जरूरत है। जब आप इस तरह से फीलिंग्स को बिना ब्लॉक या पुश किए ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो आप इन्हें क्यूरोसिटी में बदल सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। जब भी आप कुछ महसूस करें तो उसे एक नाम दें। अलग अलग तरह के इमोशंस के लिए अलग अलग नाम सीखें। हम सिर्फ खुश, दुखी, डरे हुए या गुस्सा होने वाले इमोशंस को ही महसूस नहीं करते हैं, बल्कि कई अलग अलग तरह के ग्रेटफुल और एक्साइटेड इमोशंस भी महसूस करते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए नोटिस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसे अपने शरीर के किस हिस्से में फील कर रहे हैं और इसे नाम दें। लोग जनरली फिजिकल सेंसेशन को पहचान लेते हैं, लेकिन इमोशन को नाम नहीं दे पाते। उदाहरण के लिए, अक्सर लोग इनसिक्योरिटी और कमजोर महसूस करने की वजह से बीमार हो जाते हैं, लेकिन पूछने पर आपको बताएंगे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नाम न देने से परेशानी या खुशी की जड़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपनी इमोशन वोकैबुलरी को बढ़ाएं और नेगेटिव इमोशंस को सॉल्व करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। एक गिलास गर्म पानी पिएं। किसी ट्रस्टफुल दोस्त से बात करें। फिजिकल मूवमेंट करें। कैल्मिंग म्यूजिक सुनें। सुंदर इमेजेस देखें। स्लो ब्रीदिंग करें। रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन करें। जो परफ्यूम आपको पसंद है उसे लाकर उसकी खुशबू को एंजॉय करें।
सेंस ऑफ स्मेल अपने दिमाग को यह बताने का आसान तरीका है कि मैं सेफ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कोई ऐसा सेंट ढूंढें जिससे लगाने से आपको सिक्योरिटी और कंफर्ट महसूस हो। यह परफ्यूम आपकी लविंग पार्टनर का हो सकता है या फिर किसी शांत माहौल में महसूस की गई खुशबू। इससे आप अपने माइंड और बॉडी को एक ही समय में शांत कर सकते हैं। अब बारी है अपने दुखों को समझने की। हम अक्सर दुख शब्द को किसी अपने के चले जाने के समय या शौक को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑथर कहते हैं कि वे बहुत सारे लोगों से मिले हैं जो बताते हैं कि उनकी लाइफ अधूरी लग रही है क्योंकि वे दुख से परेशान हैं। वे अपनी लाइफ के बारे में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते और आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते कि वे फेल न हो जाएं। लेकिन दुख ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। जब हम किसी ऐसे इंसान या चीज के नुकसान को महसूस करते हैं जिससे हम प्यार करते थे, जिसकी हमें जरूरत थी, जिससे जुड़ा हुआ महसूस करते थे और जो हमारे जीवन में मीनिंगफुल था, तो दुखी होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। ऐसी सिचुएशन काफी तकलीफदेह लग सकती है। ऐसे में एक इंसान होने के नाते कई लोग दुख को तुरंत रोकने की कोशिश करते हैं और गलती कर बैठते हैं। लोग जितना हो सकता है दर्द को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब हम एक फीलिंग को अपने से दूर करते हैं तो उससे जुड़े अच्छे पहलुओं को भी दूर कर रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते। इसलिए लोग ऐसी सिचुएशन में सुन्न पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब लाइफ में कोई मीनिंग नहीं बचा। कुछ लोग ड्रिंक करके अपने आप को सुन्न कर लेते हैं ताकि जो कुछ हुआ उससे इमोशनली बच सके। इससे आपको कुछ समय के लिए लग सकता है कि आप परेशानी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन होश में आने के बाद आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं और डिप्रेशन या सुसाइड तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने दुख को स्वीकारना और उसे दूर धकेलने की कोशिश न करना सेल्फ सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका अपोजिट असर हो सकता है। जरा सोचिए, ये सब कहने में इतना आसान नहीं लग रहा है, तो जीने में कितना मुश्किल होगा। जब हम दर्द को रोकते हैं तो अच्छे रीजंस के लिए ही रोकते हैं। दुख का सागर जितना गहरा है उतना ही बड़ा भी है, इसलिए यह कभी न खत्म होने वाला लगता है। ऐसी सिचुएशन में आप यह कर सकते हैं, यह समझकर शुरुआत करें कि इस सिचुएशन के बाद लाइफ में क्या होगा। इसे याद करने से हर बार दुखी हुआ जाए या इसे एक सीख के तौर पर याद किया जाए। इसे एक मोटिवेशन के तौर पर याद करना चाहिए। ऐसा करके आप दुख के सागर को पार करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। इसके लिए इससे जुड़े मोटिवेशन और सीख को महसूस करें। कुछ समय के लिए शांति से बैठें, गहरी सांस लें, उस इमोशन से जुड़े पॉजिटिव पहलुओं को अपने अंदर महसूस करें। ऐसा करने से दुख धीरे धीरे कम होने लगेगा और मोटिवेशन बढ़ने लगेगा। इसके बाद अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आएं और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जुड़ जाएं। अब दुख के स्टेज को समझते हैं। डिनायल और शोक आपको दुख से निपटने और सर्वाइव करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रियलिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि इस नजरिए के साथ आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने के साथ नए अवसरों के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपको पुराने दुख से दूर होने और नए माहौल को एक्सपीरियंस करते हुए नए इमोशंस को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा आप अपनी मनचाही चीज के चले जाने से गुस्सा हो सकते हैं या बार्गेनिंग कर सकते हैं या जरूरत से ज्यादा परेशान होकर डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन आखिर में इसे एक्सेप्ट करना ही है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जब हम दुख पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय उसे थोड़ा टाइम और स्पेस देते हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा रेडी होने लगते हैं और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव पार्ट प्ले करने लगते हैं। एक्सेप्टेंस के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिचुएशन को मान लेना और उसे बदलने की कोशिश न करना ही एक्सेप्टेंस है, जो कि सही नहीं है। एक्सेप्टेंस में नई रियलिटी को पूरी तरह से नहीं अपनाया जाता है। यह बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हैं, लेकिन इसे अपने डिजायर के अकॉर्डिंग बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी जरूरत को समझते हैं और नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन होने लगते हैं। अब ये समझते हैं कि क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल से कैसे डील करें।
अपनी सेल्फ वर्थ को जानें, क्योंकि सेल्फ वर्थ की सेंस को मेंटेन करके आप क्रिटिसिज्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक से सीखने के लिए ओपन रहें, वो आपको प्रोग्रेस करने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में क्लियर रहें कि कौन से ओपिनियन आपके लिए मैटर करते हैं और क्यों, ताकि यह समझना आसान हो जाए कि कब रिस्पॉन्स करना है और कब सीखकर आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। कई लोग जो दूसरों के साथ क्रिटिकल होते हैं, वो अक्सर अपने साथ भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि इससे वो सबकॉन्शियसली एक बेवकूफ बिहेवियर सीखते हैं। इसलिए जैसे बिहेव आप दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही अपने आप के साथ भी करने लगते हैं। हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें अच्छे और इंस्पायरिंग लगते हैं। यह कोई क्रिएटिव वर्क, फिजिकल अपीयरेंस या स्किल हो सकती है। कोई भी चीज जिसे आप अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ते हैं, कॉन्फिडेंस को जन्म दे सकती है। सेल्फ वर्थ की भावना को बनाने और बनाए रखने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि इंसान के रूप में हमारी वैल्यू सिर्फ मिस्टेक्स पर डिपेंड नहीं होती। इसलिए उनसे सीखें। किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अपने एक्सपीरियंस को ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो सिंपैथी के साथ रिस्पॉन्स करता हो। ये हमें शर्म को पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने में मदद करता है। अब ये समझते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप इसके बिना रहने के लिए तैयार ना हो। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए वहां जाएं जहां आपके आसपास कोई ना हो। हर दिन कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली बातों को दोहराएं। अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप होते हुए विजुअलाइज करें। नई नई जगहों पर जाएं और नए लोगों से मिलें। कॉन्फिडेंस स्पेसिफिक होता है। जब आप घूमते हैं और अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तो डर खत्म होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अपनी सबसे खराब कंडीशन से खुद को सीधे बहुत अच्छी कंडीशन तक ले जाने की उम्मीद ना करें, बल्कि शुरुआत छोटे बदलावों से करें। रास्ते में अपने सेल्फ डिस्कवरी को नोटिस करें और अपनी स्किल्स व अच्छाइयों के लिए खुद को अप्रिशिएट करें। चिंता या घबराहट को गायब करना अनकंफर्टेबल लग सकता है। डर से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। हर बार जब आप डर के कारण किसी चीज को ना कहते हैं, तो आप उस डर वाले विश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं कि वह चीज आपके लिए सेफ नहीं थी। अगर डर के कारण आप अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आप कई चीजों को छोड़ने लगते हैं और लाइफ सिकुड़ने लगती है। स्ट्रेस के टाइम लोग अक्सर तुरंत रिएक्ट करते हैं, जिससे चिंता और बढ़ने लगती है। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले जाना, लोग चिंता को टालने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ टाइम के लिए तो आराम मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। एंटीसिपेशन तब होता है जब आप अपनी सिचुएशन से रिलेटेड सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और मान लेते हैं कि वही होगा। ऑथर कहते हैं कि हर सिचुएशन अपने आप में अलग होती है, लेकिन जब इंसान दूसरी तरीके से अपनी सिचुएशन के ठीक होने की उम्मीद करने लगता है और ऐसा नहीं होता, तो चिंता और डर बढ़ने लगता है। इसके लिए स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक अपनाएं। किसी चीज पर अपना पूरा फोकस करें। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस रोकें। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर 4 सेकंड तक सांस रोकें। इस तरीके को बार बार अपनाकर आप अपने माइंड और बॉडी को शांत कर सकते हैं और अपनी चिंता को कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे अपने पास की खिड़की, दरवाजा, फोटो फ्रेम या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ सांसें लें। अपनी आंखों को ऐसा करते हुए अपनी सांस को 4 सेकंड के लिए रोक कर रखें। जब आपकी नजर सामान के टॉप कॉर्नर पर पहुंच जाए, तो सांसों को बाहर की तरफ छोड़ें। ऐसा कुछ मिनट तक करते रहें। इस एक्सरसाइज को सामान के चारों कॉर्नर को देखते हुए करें। इसके अलावा बॉडी मूवमेंट करें। इससे आप अपनी चिंता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो से सीखा कि हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और चिंता को कम कर सकते हैं। अब इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन्स को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। अपने मूड को समझें। नेगेटिव फीलिंग से ठीक पहले आप किस बारे में सोच रहे थे?
नेक्स्ट टाइम उस थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से बदल दें। थॉट बायस को खत्म करने के लिए रियल सिचुएशन को समझें और फैक्ट्स के साथ चीजों को जानने की कोशिश करें। अपने पैशन के काम को प्रायोरिटी दें और उसमें बेस्ट बनने के लिए मेहनत करें। अगर किसी काम से आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हैं तो इस बात का इंतजार ना करें कि जब आप अच्छा महसूस करेंगे तब शुरू करेंगे, बल्कि अभी से शुरू करें। मोटिवेशनल फीलिंग को बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी को हिलाने डुलाने वाली एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। इससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बढ़ने लगता है और बॉडी मोशन में रहती है। क्यूरियस बने और अपने आप से सवाल पूछें कि वो आपसे क्या नहीं कहना चाहते। जब भी कुछ महसूस करें तो उसे एक नाम दें। नेगेटिव इमोशंस को गायब करने के लिए ओ एक गिलास गर्म पानी पिए। ओ किसी स्ट्रेसफुल दोस्त के साथ बात करें। ओ फिजिकल मूवमेंट करें। ओ कैल्मिंग म्यूजिक सुने। क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए सेल्फ वर्थ को पहचानें, क्योंकि सेल्फ वर्थ को मेंटेन करके आप क्रिटिसिज्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो सिंपैथी के साथ रिस्पॉन्स करता हो। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब से बहुत सारी अच्छी बातें सीखी होंगी। अब इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।